हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य में हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे योग्य शासकों में से एक था। तो अशोक से जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक से पहले बिंदुसार शासक था मौर्य साम्राज्य का, और बिंदुसार से पहले चंद्रगुप्त मौर्य शासक था, जो पहला शासक था मौर्य वंश का। वो संस्थापक भी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया था। याद रखेंगे, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, और चाणक्य की सहायता से उसने धनानंद को हराता है और मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक बनता है, और बिंदुसार के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठता है, शासक बनता है। अशोक की माता का नाम शुभदांगरी था, और ये बातें कही गई। दिव्यादान जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वनडे, पीसीएस और कभी कभी आईएएस के एग्जाम में भी स्टेटमेंट के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो राजगद्दी पर जब अशोक बैठता है तो उस समय वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था। याद रखेंगे। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। इंपॉर्टेंट है। मास्की जो उनके अभिलेख है, गुर्जरा है, नेतुर है और उडेगोलम है, इस सभी में अशोक का नाम जो है अशोक ही मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक की प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। यानी कनगनहल्ली से जो उभयदार शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें उसका नाम राजा अशोक लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। भाब्रू से ही अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, और भाब्रू अभिलेख में ही अशोक ने अपने को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराण जो ग्रंथ है उसमें अशोक को अशोक वर्धन के नाम से संबोधित किया गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। और ये इस बातों का उल्लेख जो है अशोक के जो 13वें शिलालेख है उसमें किया गया है। कह रहा है कि अशोक जब राजा बनता है तो राजा बनने के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व, एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी 261 ईसा पूर्व के लगभग उसने कलिंग, जो वर्तमान में जो भारत के उड़ीसा राज्य है उसी को कलिंग कहा जाता था, और वही कह रहा है कि कलिंग पर वो आक्रमण करता है और कलिंग की राजधानी उस समय तोसली हुआ करती थी, उस पर वो कब्जा कर लेता है। और ये बातें 13वें जो उनके शिलालेख है उसमें कही गई है। प्लिनी जो इतिहासकार है उनका कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, और इसका दूसरा नाम था टॉलमी द्वितीय, या टॉलमी द्वितीय कहिए या फिलाडेल्फस कहिए, एक ही बात है, ने पाटलिपुत्रा में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। प्लिनी के कथनानुसार मिस्र का जो राजा था फिलाडेल्फस, उसने पाटलिपुत्र में जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वहाँ पर एक राजदूत भेजता है, और उस राजदूत का नाम था डियानीसियस। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी।
मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म को राजधर्म बनाया था और वो जैन धर्म को पदश्रेय दिया था। लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। और उपगुप्त नाम का जो बौद्ध भिक्षु था उसी को अपना गुरु माना था और उनसे दीक्षा प्राप्त किया था अशोक ने। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक ब्राह्मण धर्म को मानता था। और कलहन की जो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ है उससे पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। याद रखने योग्य तथ्य है कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, बाद में वो बौद्ध धर्म को मानता था। लेकिन कलहन के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई है उसमें कहा जा रहा है कि वह शैव धर्म को मानता था और निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन निग्रोध जो था कोई व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, उनके प्रवचन को सुनता है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेता। बौद्ध धर्म उसको अच्छा लगा, इसलिए उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरोरा जो लेख है उसमें ये बातें की घोषणा की गई है कि व्यक्तिगत रूप से अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। जब अशोक राजा बनता है तो राजा बनने के बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है। अब बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद जब वो राजा जब से बना है उससे 10वें वर्ष, जब 10 वर्ष के हो जाते, 10 वर्ष शासन करता है तो 10वें वर्ष वो बोध गया जाता है और 12वें वर्ष वो नगाली सागर जाता है यात्रा पर। और अपने राज्याभिषेक राजा बनने के 20वें वर्ष में वो लुम्बिनी की यात्रा पर जाता है। और यहाँ पर वो क्या करता है, किसानों से जो टैक्स लिया जाता था, जो पहले 1/6 हुआ करता था, उसको घटा करके वह 1/8 कर देता है, यानी टैक्स की दर को कम कर देता है। और इसका कारण क्या है कि लुम्बिनी जो था महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान था, इसलिए ऐसा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। आजीवक वही जो बौद्ध धर्म को मानने वाले होते थे, उनसे जुड़े हुए होते थे, तो उनके रहने के लिए बराबर की जो पहाड़ियाँ थी बिहार में, वहाँ पर वो गुफाओं का निर्माण करवाता है, जिनका नाम, वो जो गुफा था 4 गुफा, उसमें से एक का नाम था कर्ज, दूसरा का था चौपर, तीसरा का था सुदामा और तथा चौथा का नाम था विश्व झोपड़ी था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये विश्व झोपड़ी वाले जो प्रश्न ये पूछे गए हैं। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र, यानी पुत्र की बात नहीं कही जा रही है, पुत्र का मतलब पोता, और उसका पोता का नाम था दशरथ। दशरथ ने भी आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान कर दिया था रहने के लिए। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया गया है। अशोक के बहुत सारे स्तंभ लेख हैं, जिसमें से 7वें जो स्तंभ लेख है उसी में आजीवकों का उल्लेख किया गया। ये प्रश्न बनते हैं। तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। महामात्र जो होता था वो मौर्य साम्राज्य में एक अधिकारी का पद था, अधिकारी को कहा जाता था, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी थी आजीवक लोग जो हैं उनका ध्यान रखें, उनके हितों का ध्यान रखें। इस संदर्भ में वो काम करते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। आईएएस का जब आप पेपर उठाएंगे तो आईएएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए, आपको मिल जाएगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किनको भेजा था। तो वो अपने पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इनको भेजा था। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार कह रहा है महात्मा बुद्ध के अवशेषों के माध्यम से अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। और जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश के सांची में जो बनाया गया है, सांची का स्तूप वो है जो अशोक के द्वारा करवाया गया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। शिला पर
एक पट्टिका होती थी, उस पर जो लिखने की प्रथा का शुरुआत सबसे पहले अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ। यानी अशोक के जो शिलालेख होते थे उसमें 4 लिपियों में लिखे गए हैं। याद रखेंगे, ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक। ब्राह्मणी लिपि जो है, अभी जो भारत की जो लिपि है, हम लोग परीक्षा में हम लोग से लिपि पूछा जाता है, हम लोग बोलते हैं देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि जो है वो ब्राह्मणी लिपि का ही दूसरा रूप है। खरोष्टी लिपि जो उर्दू लिखे जाते हैं दाएं से बाएं जो उर्दू लिखी जाती है ये खरोष्टी लिपि है। अब ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा से, मानसेहरा होगा से जो पाकिस्तान में है, और शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख मिले हैं। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं जिसमें ग्रीक और अरामाइक लिपि में जो अभिलेख मिले हैं वो अफगानिस्तान से मिले हैं, और खरोष्टी लिपि में जो लिखे गए अभिलेख मिले हैं वो शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, इसको याद रखेंगे। तो मानसेहरा कहाँ है? पाकिस्तान में। और शेष जो है ब्राह्मणी लिपि के जो अभिलेख मिले हैं वो भारत से ही मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखी जाती है उसी प्रकार से खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के जो अभिलेख थे उनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख और तीसरा है गुहालेख। अब शिलालेख क्या होता था? एक पट्टिका होती थी, उस शिला पत्थर का एक टुकड़ा मान लीजिए, और उस पर लिख दिए जाते थे, उसको चौक चौराहे पर लगा दिए जाते थे, ताकि आने जाने वाले जनता राजा की क्या प्रशासन के नियम है, क्या नया नियम बनाया है, उनसे अवगत हो सके और उनके अनुसार वो शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। स्तंभ लेख होता है, एक पिलर टाइप का स्तंभ होता था, उस पर लिख दिए जाते थे। और गुहालेख होता था, जो गुफा होती थी, जो पत्थर को काट के बनाए तो उसमें लिखे जाते थे, उस गुहालेख कहा गया। तो अशोक के शिलालेख की जो खोज है वो 1750 ईस्वी में प्रोदेटी फेंथेलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इससे। तो खोज तो 1785 में हुआ था, किसके द्वारा? तो प्रोदेटी फेंथेलर के द्वारा। दूसरी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो है कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जो पढ़ा था वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और कब? तो 1837 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। जो स्तंभ लेख हैं, तो टोटल जो स्तंभ लेख हमने पढ़ा, अशोक के 3 प्रकार के अभिलेख, एक तो शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। तो स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो केवल टोटल जो है 7 है, ये भी याद रखने योग्य तथ्य है। और ये स्तंभ लेख जो लिखी गई है केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये स्तंभ लेख की संख्या 7 है, लेकिन सिर्फ 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 6 स्थान कौन कौन है। तो पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अकबर ने इलाहाबाद के किले में जो स्थापित किया था वह कौन सा स्तंभ लेख था? तो प्रयाग स्तंभ लेख। दूसरा है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये दिल्ली से तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तीसरा है दिल्ली मेरठ। यह पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। दिल्ली मेरठ जो है ये भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था, मेरठ से। चौथा है रामपुरबा। यह स्तंभ लेख चंपारण वही चंपारण जहां गांधी जी ने पहला आंदोलन किया था किसानों के साथ।
तो यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये नाम, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 5वां है लोरिया अरेराज, जो चंपारण बिहार में है, वहाँ से मिला है स्तंभ लेख। और 6ठा है लोरिया नंदनगढ़, ये भी चंपारण बिहार में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। लोरिया नंदनगढ़ से जो स्तंभ लेख मिला है उसी पर मोर का चित्र बना हुआ पाया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया है। कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। जितने भी अभिलेख है उसमें 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्नीदेही है और इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर यानी बलि माफ कर दिया गया। कह रहा है कि लुम्बिनी जो था, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान था और यहाँ की यात्रा पर जब धम्म यात्रा पर जाता है अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, तो वहाँ जो भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था 1/6 था, उसको घटा करके 1/8 कर दिया, यानी कम कर दिया। और लुम्बिनी के ग्रामीण से जो धार्मिक कर लिया जाता था, जिसको उस समय बलि कहा जाता था, वो किसानों को माफ कर दिया, ग्रामीणों को माफ कर दिया। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि महास्थान जो बांग्लादेश से सोहगोरा ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उसमें कहा गया है कि जब मौर्य साम्राज्य के में अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था या देवीय कोई प्रकोप होता था, प्राकृतिक आपदा जिसको कहिए, तो उस समय राज के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। यानी जब मान लीजिए फसल नहीं होता है तो राजा के द्वारा टैक्स में कमी कर दिया जाता था, माफ कर दिया जाता था, किसानों को क्षतिपूर्ति किया जाता था, उन्हें सहायता किया जाता था। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें अशोक ने यह घोषणा करता है कि जितने भी मनुष्य है वो सभी हमारे बच्चे के समान हैं। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। अशोक का सार एक कुना जो कंदहार अभिलेख है ग्रीक एवं अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। सार एक कुना जो अभिलेख है वो ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ, यानी ग्रीक और अरामाइक भाषा में ये लिखे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य के विकास में, उसके डेवलपमेंट में, विस्तार में, साम्राज्य को संरक्षण प्रदान करने में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उसी में कहा रहा है कि मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति किया जाता था पद पर, तो उनके चरित्र की जांच पड़ताल की जाती थी। आज भी हम लोग को स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है और इसी का एक अंग है। तो जांचा परखा जाता था और ये जांच परख की जो आज तो हम लोग कहते थे जांच टेस्ट होता है, कैरेक्टर की जांच की जाती है, लेकिन उस समय इसको कहा जाता था उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। सबसे बड़ा पोस्ट सम्राट का होता था और वही साम्राज्य का सेनापति कहिए या सर्वोच्च पद जो होता था, सबसे ज़्यादा पावर सम्राट के पास होता था। और उनकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। और मंत्री परिषद में जो सदस्य होते थे कभी 16, कभी 12, कभी 20 हुआ करते थे। वो सम्राट के ऊपर डिपेंड करता था, वो निर्धारित करते थे। जिस प्रकार वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का अपना मंत्री परिषद होता है, इसी प्रकार से। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र जो है उसमें कह रहा है सबसे जो बड़े अधिकारी थे उसको तीर्थ कहा जाता था, जिसे महामात्र भी कहा जाता था, और तीर्थ को ही महामात्र भी कहा जाता था। तो याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पूछे जाते हैं तीर्थ को ही महामात्र कहा जाता था। और इसकी संख्या 18 थी, यानी तीर्थ की जो संख्या थी वो 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था, और अर्थशास्त्र में जो चर कहा जाता था वो जासूस जो होते थे उनको चर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। जब अशोक सम्राट था
तो उस समय जो मौर्य साम्राज्य था उनको 5 प्रांतों में बांटा गया था और प्रांतों को उस समय चक्र कहा जाता था। अब प्रांतों के जो प्रशासक यानी शासक होते थे वो या तो कुमार कहलाते थे या आर्यपुत्र कहते थे या राष्ट्रिक कहलाते थे। याद रखेंगे, प्रांत के जो प्रमुख थे उनको प्रशासक को कुमार कहते थे या आर्यपुत्र कहते थे या राष्ट्रिक कहलाते थे। अब प्रांत का जो विभाजन था वो विषय यानी उनको प्रांत को जिला में बांटा गया था। जो वर्तमान में जिला होता तो वो उस समय विषय कहलाता था और जो विषयपति के अधीन होता था। और वर्तमान में जिला का मालिक कलेक्टर होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, डीएम कहिए। और उस समय जो जिला पदाधिकारी होता था उनको विषयपति कहा जाता था। मौर्य काल में जिला पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। ये प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। प्रशासक की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी और जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अभी भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। और ग्राम की मुखिया, ग्रामीण का जो मुखिया होता था उस समय तो ग्रामिक कहलाता था, आज मुखिया ही कहलाता है। प्रशासकों में सबसे छोटा जो गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। अब प्रशासक में भी सबसे छोटा जो था वो गोप कहलाता था और जो 10 गांव का शासन उसके जिम्मे होता था। अब चलिए कुछ कॉलम में तथ्य दिए गए उन तथ्यों को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ यानी अधिकारी। मंत्री जो होता था, मंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। मंत्री जो होता था उसको प्रधानमंत्री कहते थे। पुरोहित जो था इसका काम था धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। धर्म और दान उन जो दिया जाता था, उपहार दिया जाता था, उनका प्रधान पुरोहित होता था। सेनापति जो था ये सैन्य विभाग का प्रधान होता था, सेना का मुखिया होता था। युवराज जो होता था वो राजपुत्र होता, यानी राजा का जो पुत्र होता था वो युवराज कहलाता था। देवारिक राजकीय द्वार रक्षक। देवारिक जो होता था दरबारी तो वो राजकीय द्वार रक्षक, द्वार का रक्षक होता था। राजा के जो द्वार होते उनके रक्षक होता था। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, आय का संग्रह करता। जो पैसे को इकट्ठा किया करता था मौर्य साम्राज्य में वो समाहर्ता कहलाता था। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाता है समाहर्ता का क्या कार्य था। सन्निधत्ता ये राजकीय राजा के जो कोष होते थे जहाँ पैसे जमा होते थे उसका अध्यक्ष सन्निधत्ता कहलाता था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष। जेल वर्तमान में कहिए जेल जो कारागार होता है उनके जो मुखिया होते थे अध्यक्ष उनको प्रशास्ता कहलाता था। अब प्रदेष्ठी जो वर्तमान में कमिश्नर होते हैं, जो एक कमिश्नरी का मालिक होता है उसको प्रदेष्ठी कहा जाता था। पौर जो होता था वो नगर का कोतवाल होता था। नगर में कोतवाल होता था उसको पौर कहा जाता था। और व्यवहारिक प्रमुख जो न्यायाधीश होता था जिसको जज कहते हैं तो उसको व्यवहारिक प्रमुख कहा जाता था। और नायक जो होता था नगर रक्षा का अध्यक्ष, नगर की जो रक्षा करता था और नगर की रक्षा जो करते थे उनका जो अध्यक्ष होता था वो नायक कहलाता था। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था वो कर्मांतिक कहलाता था। मंत्री परिषद ये अध्यक्ष होता था। दंडपाल ये सेना का सामान एकत्र करने वाला होता। दंडपाल क्या होता था, मान लीजिए सेना कहीं युद्ध करने के लिए जा रहा है तो उनके लिए क्या क्या सामान की जरूरत है इनको एकत्रित करना, सेना को प्रोवाइड करना, देना, ये सारे काम दंडपाल का हुआ करता था। दुर्गपाल यानी दुर्ग का रक्षक। आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी पाटलिपुत्रा थी वो चारों तरफ से एक तरह से किले बंद थी, पहाड़ों से नदियों से घिरी हुई थी। और तो दुर्ग जो होता था, दुर्ग बनाए गए थे एक तरह से, तो उसको दुर्ग की रक्षक को जो होता था उसको दुर्गपाल कहा जाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। अब मौर्य साम्राज्य जितना दूरों में फैला हुआ था और उनकी जो सीमा क्षेत्र थी तो सीमा क्षेत्र का जो रक्षा करना होता था। आज हमारे देश की सीमा की रक्षा कौन करता है, बीएसएफ करता है, आर्मी के अधीन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधीन है। तो उस समय जो था उसको अंतपाल कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। मेगास्थनीज कहता है
कि मौर्य साम्राज्य में जो नगर प्रशासन होता था वो 30 सदस्य का एक ग्रुप होता था जिसको मंडल कहलाता था, वो करता था। और ये जो 30 सदस्य होते थे इसको 6 समितियों में बांट दिया गया था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो लोग कोई सामान बेचते थे तो उसको टैक्स के रूप में, जितना वस्तु का कीमत होता था उसका 10वां भाग टैक्स के रूप में राज्य के द्वारा लिया जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड, जो ये टैक्स बचा लेता था उसे मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया गया था, यानी कठोर पनिश किया जाता था, कठोर दंड का प्रावधान किया गया था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था। मेगास्थनीज कहता है कि एग्रोनोमई जो था वो रास्ते का जो निर्माण करता था, उसकी वो निर्माण करने की जिम्मेदारी उसकी होती, वो अधिकारी हुआ करता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही यानी घोड़े वाली सैनिक थी, 9,000 हाथी वाली सैनिक थी और 8,000 रथ वाली सैनिक थी। बहुत इंपॉर्टेंट है जस्टिन के अकॉर्डिंग, ये एकदम बिल्कुल इस डाटा को याद कर लेंगे, विभिन्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। जस्टिन जो है वो कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख फौज को लेकर के, अपने साथ लेकर के पूरी भारत को रौंद दिया। और यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। और यह भी कह रहा है कि स्पष्ट नहीं है, विवाद है इन तथ्यों पर, कि जस्टिन कह रहा है कि 6 लाख फौज लेकर के तो पूरे भारत को रौंद दिया, और ये सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन ये तो एकदम बिल्कुल सदा सत्य है कि चंद्रगुप्त ने भारत के जो पश्चिमोत्तर भाग था उस पर जो सेल्यूकस निकेटर का शासन था, उन क्षेत्रों को सेल्यूकस निकेटर से छीन लिया और मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। और हम पहले भी पढ़े हैं, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इससे पहले वाले वीडियो को पढ़ लेंगे, कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है 305 ईसा पूर्व में, और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है और सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। और सेल्यूकस निकेटर की जब हार होती है तो कार्नेलिया जो थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, और उनकी शादी सेल्यूकस ने क्या करता है तो चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और उसके साम्राज्य का बहुत सारा जो प्रांत था, कंधार था, काबुल था और भी क्षेत्र थे, वो दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त की जो सेना थी वो लुटेरों की सेना थी। ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है लुटेरों की सेना है, तो जस्टिन ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। जब युद्ध होता था दो साम्राज्यों के शासकों के बीच, राजा के बीच, सम्राट के बीच, तो उसमें जो मौर्य साम्राज्य की तरफ से सेना का जो नेतृत्व करता था जो अधिकारी, उसको नायक कहा जाता था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मौर्य साम्राज्य के जो सैन्य विभाग था उसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वह सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थी, 30,000 घुड़सवार सैनिक था और 9,000 हाथी थे, यूनानी लेखक के अनुसार। और यूनानी लेखक कौन? प्लिनी कह रहा है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। मेगास्थनीज भी कहता है कि मौर्य सेना का जो रखरखाव था वो 5 सदस्य की जो 6 समितियां थी, टोटल 30 सदस्य हो गए, ये समितियां हो क्या करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में जो गुप्तचर विभाग था वह महामात नामक जो अमात्य था उनके अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले जो गुप्तचर था वो संस्था कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई है
उसमें जो मौर्य साम्राज्य के गुप्तचर होते थे उनको गुड पुरुष कहा जाता था, जो घूम घूम करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता था और सम्राट के कानों तक पहुंचाने का काम करता था। और एक ऐसा गुप्तचर होता था जो एक ही जगह रह करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता था और सम्राट के कानों तक पहुंचाता था, उनको संस्था कहा जाता था। याद रखेंगे, प्रश्न पूछे गए हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले जो गुप्तचर होता था वो संचार कहलाता था। संचार कहलाता था, जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता था और सरकार के कानों तक पहुंचाता था, सम्राट के कानों तक, वो संचार कहलाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। जनपद का मतलब क्षेत्र समझिए, एक क्षेत्र होता था और उस क्षेत्र के जो न्यायाधीश होते थे उनको राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था और सरकार की जो भूमि होती थी उनको सीता भूमि कहा जाता था। अब बिना वर्षा के अच्छे खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। जहां वर्षा नहीं होती थी उसके बाद भी उस पर कृषि कार्य संपन्न किए जाते थे, उसे अदेव मात्रक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में द्रोण शब्द का प्रयोग किया जाता था और यह अनाज का जो माप होता था उसको द्रोण कहते थे। अब चलिए कुछ कॉलम में जो तथ्य दिए गए उन तथ्यों को एक बार देख लेते हैं। तथ्य है सैन्य समिति एवं उनके कार्य। अब जो ये 6 समितियां थी, 30 सदस्यों की 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में जो 5-5 सदस्य होते थे, ये प्रत्येक समिति का क्या क्या कार्य था इनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रथम जो समिति हुआ करता था वो जल सेना की व्यवस्था करता था, यानी नौसैनिक हुआ करता था मौर्य काल में। द्वितीय जो था वो यातायात एवं रसद की व्यवस्था करता था। सेना जब कहीं युद्ध पे जाता था तो उनके लिए खाने पीने जिस चीज़ की जरूरत होती है सेना की, उनकी व्यवस्था करना था द्वितीय सैनिक की। तृतीय जो सैनिक हुआ करती थी वो पैदल सैनिक का देखरेख, जो सैनिक पैदल चलता था उनकी देखरेख करना उनका जिम्मेदारी था। और चतुर्थ सैनिक जो होती थी वो अश्वारोही की सेना की देखरेख करता था। जो घोड़े वाली सैनिक होती थी उनको उनका देखरेख करना, उनकी सब कुछ डिमांडों को पूरा करना, ये चतुर्थ जो समितियां होती थी उनका काम था। अब पंचम जो समिति थी ये गज सेना की देखरेख करता, यानी हाथी वाली जो सेना होती थी उनका देखरेख 5वीं समिति करती थी। और छठा जो समिति था ये रथ सेना का देखरेख करता था। एक रथ वाली सेना भी होती थी, उनका देखरेख छठा समिति करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस के एग्जाम में तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था, तो याद रखेंगे 7 भागों में। और वो 7 भाग कौन कौन थे? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। जो स्वतंत्र होकर के वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली जो महिला थी, वेश्यावृत्ति काम करना चाहती थी, उनको रूप जीवा कहलाता था। तो इससे स्पष्ट होता था कि मौर्य काल में वेश्यावृत्ति की प्रथा था, आज भी है, आज भी हमारे समाज का वो अंग है। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और उसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डालता है, चाणक्य की सहायता थे। लेकिन इसके साथ साथ कश्मीर के जो राजा थे प्रवर्तक, उनसे भी सहायता वो प्राप्त करता है नंद वंश के राजा को हराने के लिए, जो धनानंद था। मौर्य शासक 137 वर्ष तक रहा, यानी मौर्य शासन जो है, मौर्य वंश का जो शासन रहा लगभग 137 वर्ष तक शासन किया। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। भागवत पुराण जो ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि मौर्य वंश के कुल 10 राजा हुए, लेकिन वायु पुराण कह रहा है कि नहीं, 9 ही राजा हुए। याद रखेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था बृहदत्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम और अंतिम। ये जो शासक होता है किसी वंश का, इसको तो बिल्कुल याद करेंगे, ये प्रश्न एकदम बिल्कुल बनते हैं और पूछे जाते हैं। और खास करके उस वंश के राजा का नाम याद रखेंगे जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक था बृहदत्त, और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी।
तो जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसने ही अपने सम्राट राजा का हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो उनके साम्राज्य का वो शासक बन जाता, अपने वंश के नाम से वो शासक स्थापित कर देता। तो वो था पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर देता है 185 ईसा पूर्व में, और मगध जो पहले मौर्य साम्राज्य हुआ करता था उस पर वो शुंग वंश की नींव डाल देता है। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में था। फैक्ट है, याद रखेंगे, अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्रा में था। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो अशोक के शिलालेख से दिए गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। शिलालेख और वो शिलालेख से संबंधित विषय। पहला जो अशोक के शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है। यानी अशोक ने पहला शिलालेख में कहा है कि पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए, पशु की हत्या पर रोक लगाया है, और पशु की जो हत्या हो रही थी उसकी उसने निंदा किया है। पशु को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा शिलालेख में उसने कहा है मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। दूसरा शिलालेख में उसने कहा है कि मनुष्य और पशु दोनों की जब स्वास्थ्य खराब होती थे तो उसके लिए चिकित्सा इलाज की व्यवस्था किया जाता था। तीसरा जो शिलालेख है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत यानी बाद दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। यानी तीसरा अभिलेख में कहता हर राज्य के अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, यानी क्षेत्रों का दौरा करें, इंफॉर्मेशन जुटाएं, और इसमें धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा अभिलेख में है इसमें भैरी घोष की जगह धम घोष की स्थापना की गई है। पहले भैरी घोष था और धम घोष का मतलब वो जैसे हत्या नहीं करना, युद्ध नहीं करना, किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी पहले तो वो हिंसक था अशोक, अब बाद में वो अहिंसक हो गए। तो धम घोष एक तरह से अहिंसक नीति का प्रतिपादन किया उसने। पांचवा जो शिलालेख है उसमें कहा इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। यानी जब वो धम घोष की स्थापना करता है, धम की स्थापना करता है, तो एक अधिकारी की नियुक्ति करता है, उसका नाम है महामात्र, उनको देखरेख करने के लिए। छठा जो शिलालेख है इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी आत्मा पर नियंत्रण, आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, जो छठा अभिलेख से प्राप्त होता है जानकारी। सातवां और आठवां जो अभिलेख है इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। सातवां और आठवां जो अभिलेख है इसमें अशोक कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा पे जाया करते थे उनके बारे में बताई गई है। नौवां जो अभिलेख है इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। नौवां में इसमें कहा रहा है सच्ची भेंट और सच्चे, यानी राजा से मिलते हैं या किसी से मिलते हैं तो सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां में है इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां। इसमें अशोक ने यह आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो भी है वो हमेशा प्रजा के हित में सोचे, और इसीलिए अशोक क्या कहता था कि वो अपने दरवाजे जनता के लिए 24 आवर्स खुला रखता था कि जनता को यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जब राजा से मिलना चाहे तब भी आ सकते हैं, चाहे वो पत्नी के साथ हो या अपने पर्सनल रूम में हो, किसी भी स्थिति में हो तो वो राजा से मिल सकते हैं। ये अशोक का आदेश था। 11वां है कि इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। अब 12वां जो शिलालेख है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। स्त्री महामात्र की भी नियुक्ति की गई थी जो एक अधिकारी का पद था। और 13वां शिलालेख जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वां कि पूछे जाते हैं कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। यानी अशोक के द्वारा जो अंतिम युद्ध लड़ा गया था वो कलिंग युद्ध था। उसमें बहुत सारे लोगों की हत्या की गई थी। उसमें बच्चे, बूढ़े, बहुत सारे महिलाएं पर अत्याचार हुआ था, मारे गए थे। और उसी युद्ध जब समाप्त होता है तो लोगों का जो कत्ल हुआ था उनको देख करके अशोक के हृदय में परिवर्तन होता है। वो अब युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति को अपना लेता है। और इस बातें का उल्लेख उनके 13वें शिलालेख में कही गई। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म के प्रचार के लिए राजाओं को भेजे हैं। 14वां जो शिलालेख है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया।
अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन अपनाने को कहा, प्रेरित किया, लेकिन जोर नहीं डाला था। जोर जबरदस्ती का कोई गुंजाइश नहीं था। अशोक ने बौद्ध धर्म को तो अपनाया था, राजधर्म बनाया था, लेकिन जनता के ऊपर उसने बौद्ध धर्म को थोपने का प्रयास नहीं किया था। तो आज हमने वीडियो में मौर्य साम्राज्य के जो महान शासक अशोक से जुड़े हुए जितने तथ्य, उन तथ्यों को देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,